अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात को उत्तराखंड में कई अजला में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की वार्निंग के साथ रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मानसून पहाड़ी रियासत में तबाही फैला रहा है। महकमा मौसमियात ने पूरी, गढ़वाल, टेहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल के लिए 12 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद सूरत हाल के पेश नज़र आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया। पिछले हफ्ते से लगातार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसमें उत्तरकाशी में 2 बादल फटने और एक पूरी गढ़वाल में शामिल है। हरसल के करीब उत्तरकाशी के धराली इलाके में एक पूरा गाँव बह गया। मुतअद्दिद रिहायशियों के लापता होने की इत्तला और बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में ज़रूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। उत्तराखंड के धराली के रास्ते में लैंडस्लाइडिंग और खराब मौसम के दरमियान फौजियों को हवाई जहाज से उतारने का फैसला किया गया। उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 2 हेलीकॉप्टरों ने आज जुमेरात को सहिस्तर धारा हेलीपैड से हर्षल के लिए उड़ान भरी। जूली ग्रांट हवाई अड्डे से फौजी और एनडीआरएफ के एहलकारों और जरूरी सामान को हवाई जहाज से उतारा गया है। तौक़्क़े है कि इससे धराली में बचाव के कामों में तेजी आएगी और लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में मदद मिलेगी। दरअसल नेशनल हाईवे पर भटवारी और गंगानी के करीब पहाड़ के गिरने की वजह से सड़कें बंद हो गई है। ऐसे में एनडीआरएफ और फौज के जवान धराली तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने और मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए एक हंगामी रोपवे बनाने में मसरूफ हैं। इस रोपवे की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के एहलकार इन जिप लाइनों से फिसल कर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश से हो रही वसी पैमाने पर तबाही के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कई इलाकों में मानसून की तातीलात का ऐलान कर दिया है, जिससे 300 से ज़्यादा तालीमी इदारे मुतासिर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम रोहित ठाकुर ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया को इख्तियार दिया गया है कि वो मुकामी सतह पर मानसून की छुट्टियों का ऐलान करें जहाँ ज़रूरत हो। कुछ जगहों पर मानसून की तातीलात शुरू हो जाएगी। पिछले साल हमने फैसला किया था कि हमारे ज़िले इंतज़ामिया अपनी सतह पर मुकम्मल फैसले कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल है, इसलिए मुकामी सतह पर वो अपनी छुट्टियां ले सकते हैं और इस हवाले से बहुत से फैसले किए गए। खास तौर पर मंडी और शिमला के कई सब डिवीजनों ने तातीलात का ऐलान कर दिया है। हमारे 300 से ज़्यादा तालीमी इदारे मुतासिर हुए हैं। पैसा दोस्ती के बीच आता है तो दोस्ती हार जाती है और अच्छा खासा दोस्त भी दोस्त ना रहता है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से इनकी दोस्ती पैसे के आगे कुछ नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से दरामदात पर इजाफी 25% टैरिफ आयद किया है। ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने पर हर गोशे पर मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बातचीत चल रही है। नाज़रीन, मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क के माहिर मुआशियात का ख्याल है कि इस इक़दाम से माली साल 2026 में हिंदुस्तान की GDP की शरह नमो में आधे से ज़्यादा फीसद कमी वाक़ई हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इकनॉमिक्स स्पेशलिस्ट सोनल बुधन ने आज जुमेरात को एएनआई से बात करते हुए बताया कि हमने इब्तदाई तौर पर अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान से दरामदात पर लगाए गए 25-26% टैरिफ के तकरीबन 10% असर GDP की नमो पर रखती है। इजाफी 25% इजाफा 21 महीनों के बाद या इससे कम वक्त के दौरान लागू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हतमी तिजारती मुआहदे की बुनियाद पर GDP की नमो पर इन महसूलात का कुल असर आधा फीसद के दरमियान हो सकता है, जिन शोबों को मुतासिर होने का इम्कान है। इनमें गारमेंट्स, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और MSME शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की अर्जी पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन 65 लाख अफराद की तफसील फराहम करने की हिदायत दी, जिनके नामों को बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी में हज़फ कर दिया गया। ADR की पैरवी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने की। मामले की समाअत जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भोयान और NK सिंह की बेंच में हुई। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में न सिर्फ 65 लाख नामों को छोड़ दिया गया, बल्कि इन नामों की कोई फहरिस्त भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कमीशन ने यह बताया कि 32 लाख अफराद रियासत से हिजरत कर गए, लेकिन इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। भूषण ने मुतालबा किया कि कमीशन को यह बताना चाहिए कि इनमें से कितने अफराद हिजरत कर गए और कितने फौत हो गए, क्योंकि बज़ाहिर BLOs ने सिफारिश की कि किस को लिस्ट से हटाया जाए और किस को नहीं।
रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी की साबिक तर्जुमान एडवोकेट आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी पर अपोजिशन ने सख्त तशवीश का इजहार किया। इस तकर्रुरी को अदलिया की साख के लिए खतरा करार देते हुए साठे को हटाने का मुतालबा भी किया, जबकि साठे ने सफाई दी है कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे चुकी है। बीजेपी ने भी साठे की तकर्रुरी का दिफा करते हुए कहा है कि माजी में भी ऐसी तकर्रुरियां हो चुकी है। बहरहाल इस तकर्रुरी से अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कालाजिम ने गुज़िश्ता माह 28 जुलाई को आरती, अरुण साठे और दीगर जजों की तकर्रुरी को मंजूरी दी। अपोजिशन ने एतराज़ करते हुए मुतालबा किया है कि मुल्क के अदालती निज़ाम में इंसाफ और गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए इन्हें हटा दिया जाए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। ताहम वज़ारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर इस मामले पर कोई रद्दअमल नहीं पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कई वर्षों के बाद शदीद बहरान का शिकार हैं। दिल्ली कानून साज असेंबली के पेपरलेस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर तमाम 70 MLAs बशमूल अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वालों को सरकारी इस्तेमाल के लिए iPhone 16 Pro की शक्ल में एक बड़ा अपग्रेड मिला है। नए स्मार्टफोन्स के अलावा तमाम MLAs पर बशमूल चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और दीगर वुज़रा को भी नए लैपटॉप्स और iPad फराहम किए गए। यह इक़दाम असेंबली की जानिब से कौमी ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के आगाज़ के दरमियान सामने आया है, जिससे कागज़ के बगैर कानून साजी के काम की तरफ एक अहम तब्दीली आई है। विधानसभा सेक्रेटरीट के एक अहलकार ने बताया कि यह पहला सेशन था जहां तमाम कानून साजों ने अपने नए मोबाइल हैंडसेट्स और टैबलेट के साथ कार्रवाई में शिरकत की। पिछले महीने दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला और वुज़रा के लिए मोबाइल फ़ोन की खरीदारी की हद को बिल तरतीब 1,50,000 और 1,25,000 रुपये कर दिया था। 9 जुलाई को जारी करदा इस नज़रसानी शुदा मुआवजे के हुक्म ने आला दर्जे की फ़ोन की खरीदारी पर हुक्मरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों की जंग छेड़ दी थी। फ़ोन रीइंबर्समेंट कैप में 12 साल के बाद नज़रसानी की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में साबिक काबीनी वजीर और सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक शख्स ने अचानक हमला करते हुए थप्पड़ मार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस वाक़े को योगी हुकूमत की नाकामी करार देते हुए कहा कि एक मखसूस ज़ात को जुर्म करने की आज़ादी मिल गई है और रियासत में जंगल राज कायम है। इस मामले में 2 अफराद को पुलिस के हवाले किया गया है। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के सारस चौराहे पर पहुंचे और जैसे ही कारकुनों ने इनका इस्तकबाल करना शुरू किया, हुजूम में पीछे से एक नौजवान आया और साबिक वजीर को थप्पड़ मारने लगा और इन पर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने बगैर किसी जवाब के मौर्य पर हमला किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन मुदाखलत करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया और इसकी खूब पिटाई की। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने इस बात पर जोर दिया कि मजहब इबादत तक महदूद नहीं, समाज के तय एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों के लिए मजहब का मतलब सिर्फ ईश्वर की इबादत करना नहीं बल्कि सच्चाई को जीना और कबूल करना है। नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए RSS के सरबराह ने कहा कि हिंदू मजहब कोई तंग नजरी या सिर्फ एक तबके तक महदूद वो फिक्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा फलसफा है जो पूरी इंसानियत के लिए मुफीद है और आज की तनाज़ात में घिरी दुनिया को अमन और हम आहंगी की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के तनाज़ात में घिरी दुनिया को हिंदू मजहब की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा आलमगीर मजहब है जो कबूल करने और इसे संभालने का दर्ज देता है। मोहन भगवत ने धर्म जागरण न्यास की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब में कहा कि आज पूरी दुनिया को इस मजहब की जरूरत है। रियासत उत्तराखंड में एक तरफ आसमानी अजाब नाजिल हो रहा है तो दूसरी तरफ शरपसंदों की जानिब से इबादतगाहों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। एक ताज़ी इत्तला में मस्जिद की ऊंचाई के ज़ाब्तों की तामील पर तशवीश का इजहार करते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार में इंतजामिया ने एक मस्जिद की तामीर पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी। मस्जिद की ऊंचाई पर कुछ हिंदुत्व ग्रुपों के महज एतराज़ात के बाद लक्सर के इलाके में मुकामी हुक्काम ने यह संगीन मसला उठाया। मुबैना तौर पर मस्जिद का मीनार तकरीबन 250 फीट ऊंचा था, जिस पर हुक्काम का दावा है कि मौजूदा तामीराती रहनुमा खतूत के तहत काबिल इजाज़त ऊंचाई की हद से ज़्यादा है। इसके जवाब में मुतालिका हुक्काम से ज़रूरी दस्तावेज़ात और इजाज़तनामे का इंतजार करते हुए मस्जिद के हुक्काम ने रज़ाकाराना तौर पर तामीर को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को यतीम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस चीज़ का सर्वे करने और रिकॉर्ड करने का भी हुक्म जारी किया कि ऐसे कितने यतीम बच्चे हैं जिन्हें स्कूलों में दाखिला दिया गया और कितने यतीम बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने से इनकार किया गया और क्यों किया गया। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस बात का जिक्र करते हुए कि मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसी रियासतें पहले ही इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। दीगर रियासतों को भी 4 हफ्तों के अंदर ऐसा करने को कहा है।
عدالت نے ریاستی حکومتوں کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں کمزور اور پسماندہ طبقوں کے بچوں کے لیے مختص 25% کوٹے کے تحت یتیم بچوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے BC طبقات کے 42% تحفظات کو منظوری نہ دینے پر مودی کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے لال قلعے پر کانگریس کا پرچم لہرانے کا عزم ظاہر کیا اور راہل کو وزیر اعظم بناتے ہوئے BC طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر منعقدہ کانگریس کے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے 4 ماہ قبل اسمبلی میں BC طبقات کو تعلیم، ملازمتیں اور سیاست میں 42% تحفظات فراہم کرنے کے 2 بلز منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کیا ہے۔ تاخیر ہونے پر آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، مگر مرکزی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہیں شک ہے کہ صدر جمہوریہ پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آرڈیننس کو منظوری نہیں ملی۔ کانگریس پارٹی نے BC طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے سڑک سے سنسد تک احتجاجی مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ احتجاجی دھرنا حیدرآباد میں منعقد کرنے کے بجائے دہلی میں منعقد کیا گیا، جس میں کانگریس کے بشمول انڈیا اتحاد کے 100 سے زائد ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ مختلف پارٹیوں کے اہم قائدین نے شریک ہوتے ہوئے BC طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کی مکمل تائید و حمایت کی ہے۔ مرکزی حکومت فوری BC تحفظات کو منظوری دے اور 50% تحفظات کی جو حد ہے اس کو فوری ختم کر دے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کنگ کوٹھی میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف خصوصی کارروائی کے دوران بلدیہ نے سرکل 16 میں فٹ پاتھوں پر قائم غیر مجاز قبضوں کو ہٹا دیا۔ اطلاعات کے مطابق سیکنڈ ہینڈ 2 ویلر شو روم مالکان فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے موٹر سائیکلیں پارک اور نمائش کے لیے رکھ رہے تھے، جس سے پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ ٹریفک اور GHMC حکام کی جانب سے متعدد بار انتباہ اور نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود دکانداروں نے قواعد کی تعمیل نہیں کی۔ اس پر سخت کارروائی کرتے ہوئے GHMC عہدیداروں نے JCB مشنری کی مدد سے ان تعمیرات کو ہٹا کر فٹ پاتھوں کو دوبارہ پیدل چلنے والوں کے لیے بحال کر دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ بہار میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی سرگرم نظر ثانی SIR کا نتیجہ واضح ہے۔ 50 لاکھ نام کے حذف کر دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں جہاں مسلمان کی آبادی زیادہ ہے اور ان مقامات کے لوگ روزگار کی تلاش میں مجبوری میں ملک کے دیگر علاقوں میں ہجرت کر چکے ہیں۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے بہار میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی سرگرم نظر ثانی پر عمل آوری کے بعد جو رجحانات سامنے آ رہے ہیں اس پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے تبصرے میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر جتیندر IPS نے جاریہ سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران جرائم سے متعلق جائزہ اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس DGP دفتر میں منعقد ہوا، جس میں دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ اجلاس میں DGP نے ریاست بھر میں جرائم، امن و ضبط کی صورتحال، اہم مقدمات کی تحقیقات میں پیش رفت، قتل کی وارداتوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کے خلاف ہو رہے جرائم کی روک تھام سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ یہ رپورٹ CID ایڈیشنل DG چارو سنہا نے پیش کی۔ اجلاس میں خاص طور پر اضلاع میں جرائم کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ DGP نے پولیس کی جانب سے مؤثر کارکردگی کی ستائش کی۔ کوئی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی تعلیمی اور معاشی ترقی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تعلیمی اور معاشی لحاظ سے مستحکم اقوام ہی دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے اور دوسروں کو یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کے کوئی بھی فیصلے ہمارے بغیر ممکن نہیں۔ ملک و قوم کی تقدیر کے فیصلے ہمارے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایسے جملے ہیں جو اکثر نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان اور رکن قانون ساز کونسل اپنی تقاریر میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس سوچ و فکر کے تحت انہوں نے سیاست ہب فاؤنڈیشن جیسی پہل کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت باصلاحیت فرزندان و دختران ملت کو مختلف شعبوں میں نہ صرف آگے بڑھنے میں مدد کی جا رہی ہے بلکہ ملک و بیرون ملک ملازمتوں کی فراہمی اور تجارتی شعبے میں رہنمائی کا فریضہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ سیاست ہب فاؤنڈیشن نے بیرونی ممالک بالخصوص یورپی اور خلیجی ملکوں میں پرکشش ملازمتوں کے حصول میں نوجوانان ملت کی رہنمائی کی خاطر ٹامکام سے معاہدہ کیا اور بھرتیوں سے متعلق کئی ایک خصوصی اجلاس میں منعقد کیے جا چکے ہیں۔ اب جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل کی قیادت میں سیاست ہب نے منی جاب میلے کا اہتمام کیا ہے، جس میں Amazon، فلپکارٹ، سویگی، انسٹامارٹ جیسی کمپنیاں حصہ لے رہی ہے۔ ہفتہ 9 اگست 2025 کو 11 بجے صبح تا دوپہر 1 بجے منعقد ہو رہے اس منی جاب میلے میں امیدواروں کو اسپاٹ پر ہی جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل کے ہاتھوں کاغذات، تقررات یا اپائنٹمنٹ لیٹرز دیے جائیں گے۔ زاہد فاروقی، ڈائریکٹر سیاست ہب فاؤنڈیشن کے مطابق SSC پاس یا فیل امیدوار اس جاب میلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کامیاب اور گریجویٹ امیدوار بھی شرکت کر کے معقول تنخواہ کی ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ گورو اگروال کی کینیڈا میں قائم سرمایہ کاری فرم ہائیجیا وینچرز نے ٹینس پریمیئر لیگ
کے 7ویں سیزن سے پہلے گروگرام گرینڈ سلامز ٹیم خریدنے کے ساتھ ہی اسٹار کھلاڑی ثانیہ مرزا کو ٹیم کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے۔ TPL ہندوستان کی چوتھی ایسی کھیلوں کی لیگ بن گئی ہے جو مسلسل 7ویں سیزن تک پہنچی ہے۔ اس کے تیز رفتار اور ناظرین کو پسند آنے والے فارمیٹ کی وجہ سے یہ لیگ مسلسل سرمایہ کاروں اور ناظرین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ گورو اگروال نے کہا کہ میرا ذاتی تعلق کھیلوں خاص طور پر ٹینس سے ہے۔ ایک والد کی حیثیت سے بھی میں نوجوان ٹینس کھلاڑیوں کی بھی حمایت کرنا چاہتا ہوں۔